सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आशा है आप सब मजे में हैं। क्या हम आज के सत्र की शुरुआत एक कार्यकलाप से करें? इन दो चित्रों को देखिए। एक चित्र में प्रकृति का दृश्य दिखाया गया है और दूसरे में एक इमारत। आपको कौन सा चित्र ज्यादा पसंद आया और क्यों? आप में से कुछ लोगों को प्रकृति का दृश्य पसंद आया और कुछ लोगों को इमारत। दोनों में से आपको एक चित्र ज्यादा पसंद आया, उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहा होगा। यह बात हर एक के दृष्टिकोण पर निर्भर करती है कि उसे कौन सी चीज ज्यादा पसंद आई। इसे मूल्यांकन कहा जाता है। दृष्टिकोण के आधार पर जब किसी काम, विचार या किसी रचना के बारे में कोई राय दी जाती है तो उसे मूल्यांकन कहते हैं। मूल्यांकन कौन करता है? अलग अलग परिस्थितियों में हम सब मूल्यांकन करते हैं, इसीलिए हमें मूल्यांकन के बारे में और सीखने की जरूरत है। हमें सीखना चाहिए कि दूसरों के विचार, काम या उनकी रचना का मूल्यांकन कैसे किया जाए। हमें यह भी सीखना चाहिए कि दूसरे जब हमारे काम, विचार या हमारी रचना का मूल्यांकन करें तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। अगर आप किसी प्रतियोगिता में इनाम जीत कर लाए तो आपके माता पिता, रिश्तेदार और शुभ चिंतक क्या करेंगे? वे लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। अगर आप ना जीत पाए तो वे लोग क्या करेंगे?
पहले वे आपकी हिम्मत बंधाएंगे, फिर वे इस बात का पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आप क्यों नहीं जीत पाए। वे आपकी गलतियां बताएंगे और सुझाव देंगे ताकि आप अगली बार और अच्छा कर सकें। जिस मूल्यांकन से आपको हिम्मत मिले और आप अपनी नाकामयाबी को भुलाकर फिर से शुरुआत कर पाए, उसे उपयोगी आलोचना कहा जा सकता है। अब इस बात को दूसरी तरह से देखते हैं। अगर आपकी गलतियां बताकर आपकी निंदा की जाती, आपसे कहा जाता कि आपने अपनी स्कूल का नाम खराब कर दिया, तो इससे आपका आत्मविश्वास कम हो जाता। इस तरह के मूल्यांकन को विनाशकारी आलोचना का नाम दिया जा सकता है। दूसरे शब्द में कहें तो अगर कोई मूल्यांकन सकारात्मक हो, जिससे किसी को अपना काम या विचार सुधारने का मौका मिले, तो उसे उपयोगी आलोचना कहा जा सकता है। जब मूल्यांकन नकारात्मक हो और केवल गलती ढूंढने के इरादे से किया गया हो, तो उसे विनाशकारी आलोचना कहा जा सकता है। क्या कभी किसी ने आपकी कोई रचना, जैसे चित्र, कविता, कहानी की उपयोगी आलोचना की है? क्या किसी ने आपके काम या विचारों के बारे में विनाशकारी आलोचना की है? हम दूसरों के काम और विचारों का मूल्यांकन क्यों करते हैं? क्या हम एक गीत के माध्यम से इस बारे में जानने की कोशिश करें? कृपया खड़े हो जाइए। पार्थिबन पार्थिबन तू पार्थिबन 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 तू पार्थिबन। विचार और कार्य ऐसा करे कि उज्जवल बनकर अडोल रहे। विचार और कार्य ऐसा करे कि उज्जवल बनकर अडोल रहे। पार्थिबन 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 तू पार्थिबन 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 तू पार्थिबन। खिलते फूलों को मसल न देना, क्रोध से उसे कुचल न देना। खिलते फूलों को मसल न देना, क्रोध से उसे कुचल न देना। पार्थिबन 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 तू पार्थिबन 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 तू पार्थिबन। परिस्थिति से ऊपर उठकर नवीनता से तो खिल जाएगा। परिस्थिति से ऊपर उठकर नवीनता से तो खिल जाएगा। पार्थिबन 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 तू पार्थिबन 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 तू पार्थिबन। बहुत अच्छी तरह गाया, धन्यवाद। इस गीत से हमें क्या संदेश मिलता है? इस गीत में यह कहा गया है कि हमें दूसरों के काम और विचारों का मूल्यांकन करना चाहिए ताकि हम 1. उन्हें बेहतर बना सकें, 2. सकारात्मक बदलाव ला सकें, 3. नए प्रयासों को आगे बढ़ाने में सहायता कर सकें। क्या हम आज के सत्र में सीखी हुई बातों का सार संक्षेप कर लें? दृष्टिकोण के आधार पर जब किसी काम,
विचार या किसी रचना के बारे में कोई राय दी जाती है तो उसे मूल्यांकन कहते हैं। अगर कोई मूल्यांकन सकारात्मक हो, जिससे किसी को अपना काम या विचार सुधारने का मौका मिले, तो उसे उपयोगी आलोचना कहा जा सकता है। जब मूल्यांकन नकारात्मक हो और केवल गलती ढूंढने के इरादे से किया गया हो, तो उसे विनाशकारी आलोचना कहा जा सकता है। हमें मूल्यांकन करना चाहिए ताकि हम चीजें सुधार सके, सकारात्मक बदलाव ला सके और नए प्रयासों को आगे बढ़ा सके। दूसरों का मूल्यांकन करते समय हमें कड़वी बातें नहीं कहनी चाहिए, किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए और खुद को श्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए। सत्र का सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। पिछले सत्र में हमने देखा था कि मूल्यांकन का मतलब क्या होता है, उपयोगी आलोचना और विनाशकारी आलोचना किसे कहते हैं और हम मूल्यांकन क्यों करते हैं। आइए अब इस बात पर ध्यान दें कि मूल्यांकन किस तरह करना चाहिए। क्या हम एक और कार्यकलाप करें? मेरे पास एक चित्र है। मैं चाहती हूं कि आप में से एक छात्र इस चित्र की उपयोगी आलोचना करे और दूसरा छात्र इसकी विनाशकारी आलोचना करे। अगर आपको किसी चित्र में कोई कमी दिखे, जैसे कि टेढ़ी नाक, तो आलोचना करने का सही तरीका यह होगा, इसकी नाक कुछ ठीक नहीं है, या फिर इसकी नाक जरा टेढ़ी है। पर इस तरह की बात करना ठीक नहीं होगा। लगता है कि चित्रकार टेढ़ी नाक वाला है, इसीलिए उसने चित्र में भी टेढ़ी नाक बनाई है। इस तरह की आलोचना नहीं करनी चाहिए। किसी व्यक्ति का मजाक उड़ाए बिना और उसे दुख पहुंचाए बिना भी उसके काम, विचार या बातों की आलोचना की जा सकती है। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी के काम या विचारों का मूल्यांकन करना चाहिए, उसके व्यक्तित्व का नहीं। आप एक क्रिकेट मैच देख रहे हैं। आपकी मनपसंद टीम बहुत बुरी तरह खेल रही है। आप उनका मूल्यांकन कैसे करेंगे? क्या आप ऐसा कहेंगे, इन्हें टीम में क्यों लिया गया है, इन्हें कुछ नहीं आता, या ये लोग केवल खा पीकर ऐश करना जानते हैं, खेलना इनके बस की बात नहीं है। आप दोनों में से कोई भी बात नहीं कहेंगे। यह तो अच्छी बात है। दूसरों का मूल्यांकन करते वक्त हमें ना तो उनका अपमान करना चाहिए, ना ही उनके बारे में कोई बुरी बात कहनी चाहिए। क्या आपने कभी किसी का मूल्यांकन करते वक्त उसका अपमान किया है? अब आपको उस बारे में कैसा लग रहा है? आपको अपनी बहन से गुस्सा है, इसलिए आप उसके हर काम को बुरा बता रहे हैं। क्या यह सही है या गलत? यह बिल्कुल गलत बात है। दूसरों में दोष ढूंढने के लिए मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। आइए, जब भी आप शाम को 6 बजे के बाद तक खेलते रहते हैं, तब आपके पापा आपसे कहते हैं, बहुत खेल लिए, अब अपनी किताबें निकालकर पढ़ाई करो। उस समय आप क्या सोचते हैं? अरे वे कितने बोर बातें करते हैं, या उन्हें बर्दाश्त नहीं होता कि मैं खुशी से खेल रहा हूं। क्या आप इस तरह की बातें नहीं सोचते? आपको कभी भी बिना सोचे समझे कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए।
आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि दूसरों को परेशान करके उन्हें खुशी मिलती है। तो बिना सोचे समझे हमें दूसरों के बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। किसी की बातों का मूल्यांकन करते समय हमें उनके बारे में कोई नकारात्मक बात नहीं करनी चाहिए। अब आपको स्क्रीन पर कुछ प्रश्न और उनके उत्तर दिखाई जाएंगे। हर एक प्रश्न के लिए आपको सबसे उचित उत्तर चुनना है। क्या आप तैयार हैं? प्रश्न 1। आपका दोस्त परीक्षा की तैयारी करने के बजाय टीवी देख रहा है। आप उसकी यह गलती उसे बताना चाहते हैं। आप क्या कहेंगे? 1। तुम पढ़ाई करने की जगह टीवी देख रहे हो, क्या तुम्हें इतनी सी बात भी समझ नहीं आती? 2। परीक्षा के समय टीवी देखकर तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। 3। मैं तो यह सुझाव दूंगा कि तुम्हें अभी पढ़ाई करनी चाहिए, टीवी तो छुट्टियों में भी देख सकते हो। यह जवाब, तुम पढ़ाई करने की जगह टीवी देख रहे हो, क्या तुम्हें इतनी सी बात भी समझ नहीं आती, उचित नहीं है, क्योंकि इस जवाब में अपमान की भावना है। परीक्षा के समय टीवी देखकर तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इस जवाब से यह पता चलता है कि आप उसकी गलती निकालकर उसे दोषी ठहरा रहे हैं, जबकि यह जवाब, मैं तो यह सुझाव दूंगा कि तुम अभी पढ़ाई करो, टीवी तो छुट्टियों में भी देख सकते हो, उचित है, क्योंकि इसमें किसी का अपमान किए बिना एक सकारात्मक सुझाव दिया गया है। किसी सलाह या सुझाव के तौर पर भी मूल्यांकन किया जा सकता है। अब अगला प्रश्न, प्रश्न 2। आपके भाई ने एक आकृति बनाई है जिसमें कुछ रेखाएं टेढ़ी है। आप उसे क्या कहेंगे? 1। अगर कुछ रेखाओं को सीधा कर दिया जाता तो यह आकृति और भी अच्छी दिखती। 2। इन टेढ़ी रेखाओं से पूरी आकृति खराब हो गई है। 3। अगर तुम इस तरह आकृति बनाते हो तो तुम्हें यह सब करने की कोई जरूरत नहीं है। यह जवाब, अगर तुम इस तरह आकृति बनाते हो तो तुम्हें यह सब करने की कोई जरूरत नहीं है, अनुचित है, क्योंकि आप किसी के काम का अपमान कर रहे हैं और इससे दूसरे व्यक्ति को दुख भी पहुंच सकता है। यह जवाब, इन टेढ़ी रेखाओं से पूरी आकृति खराब हो गई है, भी अनुचित है, क्योंकि आप मूल्यांकन करने का नकारात्मक तरीका अपना रहे हैं। जबकि यह जवाब, अगर कुछ रेखाओं को सीधा कर दिया जाता तो यह आकृति और भी अच्छी दिखती, उचित है, क्योंकि इसमें कोई नकारात्मक बात नहीं है। आपके इस मूल्यांकन में एक अच्छा सुझाव भी है। अगली बार जब आपका भाई कोई आकृति बनाएगा तो संभव है कि वह इस बात को ध्यान में रखकर ऐसी गलती नहीं करेगा। जब किसी मूल्यांकन में सकारात्मक सुझाव दिया जाता है तो उसमें कोई नकारात्मक बात नहीं होती, तो उस मूल्यांकन को लोग उत्साह के साथ स्वीकार करते हैं। अब एक और प्रश्न, प्रश्न 3। आपका भाई अपने रूप रंग पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। आप उसे क्या कहेंगे? 1। तुम कितने गंदे दिख रहे हो। 2। अगर तुम्हारा यही हाल रहा
तो तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। 3, अगर तुम साफ सुथरे कपड़े पहनकर अपने बाल ढंग से बनाओगे तो बहुत सुंदर दिखोगे। ये दोनों जवाब, तुम कितने गंदे दिख रहे हो और अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, अनुचित है, क्योंकि इनमें किसी का अपमान करते हुए आलोचना की गई है। यह जवाब, अगर तुम साफ सुथरे कपड़े पहनकर अपने बाल ढंग से बनाओगे तो बहुत सुंदर दिखोगे, उचित है, क्योंकि यहाँ पर कठोरता से यह नहीं कहा गया है कि उसका रूप रंग सही नहीं है, बल्कि सुधार लाने के लिए सकारात्मक रूप से एक सुझाव दिया गया है। तो किसी का या किसी चीज का मूल्यांकन करते समय हमें ठोस सुझाव देने चाहिए ताकि परिस्थिति को सुधारा जा सके। अब मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। 4 दोस्त समुद्र के किनारे टहलने गए। उन्होंने आवश्यकता की सभी चीजों को 4 अलग अलग थैलियों में भर लिया। उनमें से एक थैली में खाने पीने का सामान था। खाने के सामान वाली थैली सबसे भारी थी। एक दोस्त ने स्वेच्छा से कहा कि वह खाने के सामान वाली थैली उठा लेगा। यह बात सुनकर बाकी सब दोस्तों ने उसे कहा कि वह बहुत भोला है। उन्होंने उसका मजाक उड़ाया कि वह अपनी मर्जी से इतना भारी सामान उठाना चाहता है। चलते चलते सब लोग कुछ खा पी भी रहे थे। जब वे आधे रास्ते पहुंचे तब खाने के सामान वाली थैली खाली हो चुकी थी। तब वो आराम से अपना हाथ हिलाकर घूमने लगा। उस समय बाकी दोस्तों को यह बात समझ आई कि वह भोला नहीं था। अब एक और प्रश्न। प्रश्न 4। एक क्रिकेट मैच चल रहा है। आपके दोस्त को चोट लगी है, फिर भी वह मैच खत्म करने के लिए खेलता जा रहा है। आखिरी रन लेते समय उसकी चोट में बहुत दर्द होने लगा और वह रन आउट हो गया। आपकी टीम बस एक रन की वजह से मैच हार गई। आप अपने दोस्त से क्या कहेंगे? 1, क्या तुम और तेज नहीं दौड़ सकते थे? 2, चोट लगने के बावजूद तुमने बहुत बहादुरी से खेला। बदकिस्मती से हम हार गए। कोई बात नहीं, हमने अच्छा प्रयास किया। 3, मुझे तो इस बात का अफसोस है कि तुम्हें टीम में लिया ही क्यों। क्या तुम और तेज नहीं दौड़ सकते थे? यह जवाब उचित नहीं है, क्योंकि इसमें नकारात्मक भावना है, जबकि उस व्यक्ति ने तो बहुत बहादुरी के साथ खेला था। यह जवाब, मुझे तो इस बात का अफसोस है कि तुम्हें टीम में लिया ही क्यों, ये भी अनुचित है, क्योंकि इसमें दूसरे व्यक्ति का अपमान किया गया है, जिससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। जबकि यह जवाब, चोट लगने के बावजूद तुमने बहुत बहादुरी से खेला, बदकिस्मती से हम हार गए, कोई बात नहीं, हमने अच्छा प्रयास किया, उचित है, क्योंकि इसमें परिस्थितियों को समझने की कोशिश की गई है। इसमें दूसरे व्यक्ति की भावनाओं का भी ध्यान रखा गया है। इस मूल्यांकन में परिस्थिति और उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति को ध्यान में रखा गया है। जब हम किसी के विचारों, शब्दों या काम का मूल्यांकन करें तो हमें
परिस्थिति, दूसरे व्यक्ति की मानसिक स्थिति और उसके इरादों को ध्यान में रखना चाहिए। अब अगला प्रश्न, प्रश्न 5। आपकी बहन की एक बात आपको अच्छी नहीं लगती, आप उसे कैसे बताएंगे? 1, आप कहेंगे मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसा फिर से मत करना। 2, आप कहेंगे तुमने पहले भी ऐसा ही किया था और उसे पहले की बातें गिनाने लगेंगे। 3, आप कहेंगे मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है पर तुम कभी नहीं सुधर सकती। ये दोनों जवाब आप कहेंगे तुमने पहले भी ऐसा ही किया था और उसे पहले की बातें गिनाने लगेंगे। और आप कहेंगे मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है पर तुम कभी नहीं सुधर सकती। उचित नहीं है, क्योंकि इसमें गलतियां निकालकर नकारात्मक तरीके से मूल्यांकन किया गया है। जबकि यह जवाब आप कहेंगे मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसा फिर से मत करना, उचित है, क्योंकि यह मूल्यांकन वर्तमान स्थिति पर आधारित है। इसमें बिना मतलब के पुरानी बातों को कुरेदा नहीं गया है। पुरानी बातों को निकालने से कुछ हासिल नहीं होता। ऐसा करने से रिश्तों पर बुरा असर पड़ता है। मूल्यांकन करते समय हमें वर्तमान स्थिति पर ध्यान देना चाहिए, पुरानी बातों पर नहीं। क्या हम आज के सत्र में सीखी हुई बातों का सार संक्षेप कर लें? दूसरों का मूल्यांकन करते वक्त हमें उनका अपमान नहीं करना चाहिए और उनके बारे में कोई बुरी बात नहीं कहनी चाहिए। दूसरों में दोष ढूंढने के लिए मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। जब हम किसी के विचारों, शब्दों या काम का मूल्यांकन करें तो हमें परिस्थिति, दूसरे व्यक्ति की मानसिक स्थिति और उसके इरादों को ध्यान में रखना चाहिए। मूल्यांकन करते समय हमें वर्तमान स्थिति पर ध्यान देना चाहिए, पुरानी बातों पर नहीं। सत्र का सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। Telekovic ka na rin. Diyan na. Alam mo.
नमस्ते बच्चों, क्या आपको हंसना पसंद है? मुझे भी बहुत पसंद है, बिल्कुल इसी की तरह। इसीलिए आज मैं आप सबके लिए एक अद्भुत कहानी लेके आई हूँ। ये कहानी एक लड़की के बारे में है जिसे हंसना बहुत पसंद है। मैं मिताली सेनगुप्ता, एक ओरेकल स्वयं सेवक हूँ। और क्या आप जानते हैं आज क्या है? आज वर्ल्ड लिटरेसी डे है। वर्ल्ड लिटरेसी डे मतलब विश्व साक्षरता दिवस। ये दिवस हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। ये दिवस हमें इस बात की याद दिलाता है कि आपके और हमारे जीवन में पढ़ने लिखने का कितना महत्व है। अगर आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो आपकी प्रगति होगी, और जब आपकी प्रगति होगी तो देश की प्रगति होगी। इसीलिए एक दिन एक कहानी, इस अभियान के माध्यम से मैं आपके लिए एक कहानी लेके आई हूँ जिसका शीर्षक है लड़की जो हंसती जाए, जिसे लिखा है मीरा गणपति जी ने, जिनके चित्रकार है रूश, और इसका हिंदी में अनुवाद किया है निर्मला शुक्ला जी ने। ये प्रथम बुक्स प्रकाशन की प्रस्तुति है। चलिए अब हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। ये कहानी एक लड़की की है जिसका नाम था टी सुंदरी। ये आप ही की तरह पाठशाला जाती थी, और क्या आपको पता है ये कक्षा 4 में पढ़ती थी। एक दिन पाठशाला में उसकी कक्षा में गणित पढ़ाया जा रहा था। तभी एक जोर की विस्फोटक आवाज आई, बम! जो गणित के अध्यापक हैं गुंडप्पा जी, उन्हें झट से पता चल गया ये आवाज कहाँ से आई। उन्होंने तुरंत ही टी सुंदरी की तरफ देख के बोला, सुंदरी जी, आप कक्षा के बाहर चले जाइए। सारे बच्चे एकदम से चुप्पी छा गई और सब गंभीर हो गए, और वो सब टी सुंदरी की तरफ देखने लगे। और टी सुंदरी भी डर गई और वो गुंडप्पा अध्यापक से कहने लगी, प्लीज सर, लेकिन सर। और ये कहते कहते ही उसकी हंसी छूट गई, और जब वो हंसने लगी उसे देख के पूरी कक्षा हंसने लग गई। टी सुंदरी हर एक बात पर हंसती थी, उससे अपनी हंसी रोकी ही नहीं जाती थी, ये सबको पता था। और क्या आप जानते हैं कि गुंडप्पा अध्यापक को देखकर टी सुंदरी क्यों हंस रही थी? क्योंकि पिछले हफ्ते जब टी सुंदरी अपने मित्र के साथ उद्यान में खेल रही थी, तब उसके मित्र ने टी सुंदरी से पूछा, सुंदरी, क्या तुम चुटकुला सुनोगी? सुंदरी ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, सुनाओ। तो उसके दोस्त ने कहा, अच्छा सुंदरी, क्या तुम जानती हो कि गणित के अध्यापक हमेशा इतने गंभीर क्यों रहते हैं? सुंदरी ने बहुत सोचा, पर उसे कुछ समझ न आया। तो उसने अपने मित्र को कहा, मुझे तो नहीं पता, अब तुम ही बता दो। तो उसके मित्र ने कहा, वो हमेशा इसलिए गंभीर रहते हैं क्योंकि उनको इतने सवालों का हल ढूंढना पड़ता है। ये सुनकर सुंदरी ठहाके लगाकर हंसने लगी, और उसने अपनी आंखें मीच ली और खिलखिला उठी। हर एक चुटकुले का कुछ अलग ही असर होता था सुंदरी पे। कभी तो वो चुटकुलों पे ठहाके लगाकर हंसती थी, हा 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 हा, इस तरह। और कभी वो खिलखिला के हंसती थी, इस तरह। और कभी तो वो एकदम छोटी सी हंसी हंसती थी, इस तरह। और क्या तुम जानते हो, कभी कभी तो वो घटोत्कच की तरह राक्षसी हंसी हंसती थी, हा 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 हा, इस तरह। पर एक दिन वो सोचने लगी कि क्या मुझे क्यों इतनी हंसी आती है और किसी बच्चों को इतनी हंसी नहीं आती? क्या ये कोई चिंता का विषय है? अब उसने सोचा कि मुझे कुछ तो करना पड़ेगा इस बारे में। तो उसने बहुत सोचा और उसे एक तरकीब सूझी। उसने सोचा, मैं उन सब चीजों की सूची बनाती हूँ जिसे सुनकर या देखकर मुझे हंसी आती है। और फिर वो सोच सोचकर सूची बनाने लगी। जिस तरह आप चित्र में देख रहे हैं, ये उसकी सूची है। इसे देखकर उसे बड़ी हंसी आती है। जिस तरह बोंडा शब्द सुन के उसे बहुत हंसी आती है। अगर कोई केले के छिलके पे फिसल जाए तब भी उसे बहुत हंसी आती है। अब उसने तो ये सूची बना ली और उसने मन में निश्चय कर लिया, अब जब भी मैं ये सुनूंगी मैं कभी नहीं हंसूंगी।
अगले दिन वो पाठशाला गई। वो पुस्तकालय में बैठकर एक पुस्तक पढ़ रही थी। अलमारी के पीछे, अलमारी के दूसरे तरफ एक दूसरा बच्चा बैठा था, वो भी पुस्तक पढ़ रहा था। एक अचानक से आवाज आई, इस तरह, और टी सुंदरी ये आवाज को पहचानती थी। ये आवाज उसकी सूची से ही थी ना, और ये सुनकर वो ठहाके लगा के हंसने लगी। जब उसका हंसना हो गया, उसने अपने मन ही मन में सोचा, सूची बनाने का तो कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि फिर भी मेरी हंसी सूची छूट रही है। अब मैं क्या करूं? तब उसने फिर से बहुत सोचा और उसे एक और तरकीब सूझी। उसने सोचा, मैं अपने बड़े भाई अन्ना के पास जाती हूँ, जो कि एक वैज्ञानिक भी है। वो कोई ना कोई मशीन तो बना ही लेंगे जिससे मेरी हंसी रुक जाए। तो वो अपने भाई के पास गई और अन्ना को उसने अपनी पूरी व्यथा अच्छे से सुनाई। अन्ना, जो अधिकतर हमेशा गंभीर ही रहते हैं, उन्होंने उसकी व्यथा सुनी और उसके बाद वो भी हंसने लगे, जिसे देखकर सुंदरी ने सोचा कि ओ, क्या ये हमारे खानदानी समस्या है कि हम सबको इतनी हंसी आती है और किसी और को नहीं आती। हाँ, ये जरूर हमारी खानदानी समस्या होगी। तो उस पर अन्ना जी बोले, अरे सुंदरी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई चीज हमें मजाकिया लगे, उस पर हंसना तो बड़ा ही स्वाभाविक है। हर कोई हंसता है, कोई ज्यादा हंसता है, कोई कम हंसता है, इसमें कुछ भी गलत बात नहीं है। सच्ची? ऐसे कहा टी सुंदरी ने, क्योंकि आज तक तो सब उसे यही कहते थे, ओहो सुंदरी, तुम तो कितना हंसती हो। इस पर अन्ना जी बोले, हाँ बिल्कुल, इसमें कोई गलत बात नहीं है, बल्कि सुंदरी, तुम जब हंसती हो तुम्हारी सेहत बनती है, क्योंकि हंसने से कोई रसायन होता है जो हमारे खून में जाकर जुड़ जाता है और उससे हमें खुशी का एहसास होता है। ये सोचकर सुंदरी सोच में पड़ गई। तभी उन्होंने, अन्ना जी ने उसे ये भी बताया, अरे सुंदरी, क्या तुम जानती हो, जो हमारे पूर्वज थे, यानी आदि मानव, जब उनके पास कोई भाषा भी नहीं थी एक दूसरे से बात करने के लिए, तब भी वो लोग हंसते थे और हंस के एक दूसरे को बताते थे, यहाँ तो सब कुशल मंगल है, आप भी ठीक ही होंगे। ये सुनकर टी सुंदरी अपनी कल्पनाओं में चली गई। वो सोचने लगी, लंबी दाढ़ी और गदा लिए हुए आदि मानव हंसते हुए कैसे लगेंगे, और फिर से उसकी हंसी छूट गई। और उसके बाद अन्ना जी ने उसे कहा, आदि मानव ही क्यों, आज के जमाने में भी जब हम किसी को पसंद करते हैं या हमें उन्हें कहना होता है कि यहाँ तो सब ठीक है, मैं अच्छा हूँ, तो ये सब तो हम हंस के ही कहते हैं ना। और सिर्फ इंसान ही नहीं, दूसरी प्रजातियों के जीव भी हंसते हैं, जैसे मछलियाँ, डॉल्फिन्स, बंदर, कुत्ता भी हंसता है सुंदरी। ये सुनकर सुंदरी फिर से हंसने लगी। वो अपने पालतू कुत्ते को हंसता हुआ देखकर एक सोच में चली गई और ठहाके लगाकर हंसने लगी। आखिरकार जब उसका हंसना खत्म हुआ, तब अन्ना जी ने सुंदरी को बोला, अरे सुंदरी, क्या तुम जानती हो, तुमने अभी अभी कसरत की है। सुंदरी ने कहा, कसरत कैसे, मैं तो हंस रही थी ना। तो अन्ना जी ने कहा, हाँ सुंदरी, जब तुम हंसती हो तो तुम्हारे गालों की कसरत होती है, उनके हड्डियों पे जो मांसपेशियां होती है उनकी कसरत होती है। तब सुंदरी बोली, अरे वाह, तो मेरे गालों पर डोले बन जाएंगे। उस पर अन्ना जी ने कहा, नहीं नहीं सुंदरी, डोले तो सिर्फ बाहों में ही बनते हैं, लेकिन जब तुम हंसती हो तो तुम्हारे बड़े छोटे जो हड्डियां हैं गालों पर, उसके ऊपर जो मांसपेशियां होती है वो ऊपर और नीचे होती हैं, इसी से हंसने का भाव बनता है। तब टी सुंदरी ने सोचा, अच्छा तो भैया आवाज कहाँ से आती है। उस पर अन्ना जी बोले, जब तुम सांस लेते हो तो हवा तुम्हारे आवाज की नली के द्वारा तुम्हारे फेफड़ों में जाता है, लेकिन जब तुम हंसती हो तो ये हवा रुक जाती है, तभी हाँ 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 ऐसी आवाज आती है। इसे सुनकर सुंदरी बहुत ही खुश हो गई। उस पर अन्ना जी ने अब सुंदरी को कहा, अच्छा समझी सुंदरी, हंसना बहुत
बहुत ही सहज है। और अगर तुम किसी को ठेस पहुंचाए बिना हंस रही हो तब तो तुम्हारी सेहत के लिए भी अच्छी बात है। और उस पर अन्ना जी ने कहा, अरे छोड़ो सुंदरी, अब चलो चाय पीते हैं, चाय का समय हो रहा है। तब सुंदरी ने कहा, अच्छा ठीक है। तब भैया ने उसे कहा, और चाय के साथ हम एक एक आलू बोंडा भी खाएंगे। अब अन्ना जी को पता था क्या होने वाला है। बिल्कुल सही, स्त्री सुंदरी ठहाके लगा के हंसने लगी, क्योंकि उसे तो बोंडा शब्द पे बहुत हंसी आती है। तो बच्चों, आप मुझे ये बताइए, क्या आप भी टी सुंदरी की तरह हंसते हैं, कि थोड़ा कम हंसते हैं, कि टी सुंदरी से भी ज्यादा हंसते हैं? अच्छा, मैं आपको एक कार्य कहती हूँ, आप एक काम करिएगा। आज अगर आपके घर पर कोई आईना हो, उसके सामने जाके खड़े हो जाइए और अलग अलग तरीके से हंस के देखिए। छोटी सी हंसी, बड़ी सी हंसी, राक्षस जैसी हंसी, ठहाके लगा के हंसी। देखिए, आपको बहुत मजा आएगा और आपको खुशी भी होगी। और जिस तरीके से हमने इस कहानी के द्वारा समझ में आया है कि हंसने से तो हमारी कसरत भी होती है, तो आपकी भी कसरत हो जाएगी और आपकी सेहत भी बच जाएगी। और अगर आपको किसी दिन हंसने का मन नहीं हुआ तो मेरे पास एक तरकीब है। मैं आपको कुछ इस तरीके से एक स्माइली मास्क बनाना सिखाऊंगी, जो आप अपने चेहरे पे लगाएंगे तो लोगों को देख के लगेगा कि आप तो हंस ही रहे हैं। इस तरह ये स्माइली मास्क बनाने के लिए हमें एक कागज का टुकड़ा चाहिए। ये कोई भी कागज हो सकता है, आप अपने पसंद के भी ले सकते हैं, कोई भी रंग के। एक कागज का टुकड़ा, कैंची, पेंसिल, एक लकड़ी का टुकड़ा, ये झाड़ू के पीछे जो लकड़ी होती है वो भी हो सकता है, कुछ सेलो टेप और कुछ कलर्स आपके पसंद के। अब आप क्या करिए, इस कागज पे कोई भी गोल आकार की चीज रखिए और इस पर इस तरीके से एक गोल बना लीजिए और इसे काट लीजिए कैंची से। जब आप ये कर लेंगे तो मैंने ऑलरेडी काट के रखा है, तो आपको इस तरीके का एक गोल कागज मिलेगा। इस कागज पर आपको जो भी पसंद है उस तरीके का स्माइली बना लीजिए पेंसिल से। मैंने यहाँ ऑलरेडी पेंसिल से एक बना के रखा है स्माइली, देखिए इस तरह से। अब इस स्माइली में हम कलर करेंगे। पहले उसकी आंखों को कलर कर देंगे। आपको जो कलर अच्छा लगता है, जो रंग पसंद है वो बनाएं, वो कलर करें। अगर आपको उस दिन ज्यादा हंसने का मन नहीं है तो आप छोटा स्माइली बना सकते हैं। अगर आपको बहुत हंसने का मन है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप बड़ी सी हंसी बना सकते हैं। और पता है बच्चों, ये मास्क आप अपने जन्मदिन पे भी पहन सकते हैं और आप ही नहीं, आपके दोस्त भी पहन सकते हैं। फिर आप भी टी सुंदरी जैसे हंसने लगेंगे। अब मैं इसके मुंह पर इस तरीके का एक रंग भर रही हूँ। आपको जो पसंद है आप करिए, आपका मास्क उससे और सुंदर ही लगेगा। इस तरीके से आप मास्क में रंग भर दीजिए। देखिए ये स्माइली किस तरीके से आपको देखकर मुस्कुरा रहा है। और जब आपका स्माइली बन जाए तो इसे पलट दीजिए और एक डंडी ले लीजिए और उस डंडी को इस पर स्टिक कर दीजिए। मेरे पास एक डंडी है, इसे मैं इस तरीके से सेलो टेप से यहाँ पे चिपका रही हूँ। देखिए मेरी स्माइली बिल्कुल तैयार है। और एक ही नहीं, मैंने तो कई स्माइली बनाए हैं। देखिए इसमें से आपको कौन सा पसंद है, जरूर ट्राई करिएगा घर पे। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी और आप जरूर जो भी मैंने आपको बताया है वो घर पे करेंगे। सुनने के लिए धन्यवाद।
अरे भाई राजू, क्या? अरे सुने कि कल चाचा कुछ बता रहे थे, क्या बोल रहे थे? हाँ, चाचा कल बहुत बढ़िया बात बता रहे थे। कह रहे थे कि हम लोगों को अपने बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। सिर्फ स्कूल भेजने से कुछ नहीं होता। बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग ये करेंगे कैसे? हम लोगों को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। हम भी यही सोच रहे थे। अरे वो देखो, मास्टर साहब भी सही टाइम पे आ गए। चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। मास्टर साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मास्टर साहब, आपसे एक बात का जानकारी लेना था। हाँ पूछिए। अब हम लोग तो ठहरे कम पढ़े लिखे आदमी, हाँ। लेकिन हम लोग का बच्चा लोग स्कूल में जाके क्या करता है, क्या सीखता है, क्या पढ़ता है, ये हम लोग कैसे जानेंगे? बहुत आसान है। अच्छा, कैसे? चलिए आप लोग स्कूल में, हम बताते हैं। जी जी चलिए। जी सर चलिए। चलो चलो हाँ हाँ चलिए। हाँ हाँ मीठा लेते हैं। आइए, ये देखिए, ये है क्लास 3 का अधिगम प्रतिफल पोस्टर। इसका मतलब है यदि आपका बच्चा वर्ग 3 में पढ़ता है तो उसे इस पोस्टर में जो लिखी गई सारी चीजें उसे जानकारी होनी चाहिए। ये क्या है? पक्षी। और ये क्या है? पेड़। यानी कि तीसरी कक्षा समाप्त होते होते आपका बच्चा पशु, पक्षी, फूल, पत्ती आदि के बारे में सीख जाएगा। हर क्लास और हर विषय के लिए अधिगम प्रतिफल पोस्टर बनाए गए हैं। आइए कुछ दूसरे तरीके जानते हैं। जी सर। ये देखिए, ये है हमारे बच्चों की कॉपियाँ और ये है सही का निशान। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का उत्तर आपके बच्चे ने बिल्कुल सही दिया है। जितना ज़्यादा होंगे ये निशान उतना बढ़िया सीखा है आपका बच्चा। और ये क्या है? गलत का निशान। हाँ, ये है गलत का निशान और इसका मतलब है आपके बच्चे ने इस प्रश्न में कुछ गलती की होगी। और ये निशान जितना ज़्यादा होगा आपको अपने बच्चे पे उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन पूरे साल में हमारा बच्चा क्या क्या सीखा ये कैसे जानेंगे? बिल्कुल जानेंगे। उसके लिए भी हमारे पास कुछ साधन है। उनमें से एक है प्रगति पत्रक। इसके माध्यम से आप घर बैठे जान सकेंगे कि आपका बच्चा पूरे साल में क्या कुछ सीखा। देखिए, ये है 3 स्टार। इसका मतलब होता है सीख चुका है, आपका बच्चा सीख चुका है। और 2 स्टार का मतलब है बच्चा सीख रहा है। और 1 स्टार का मतलब अभी सीखने की आवश्यकता है। जी हाँ। ये तो बहुत आसान है। अब तो हम जैसे बिना पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों की कॉपी आसानी से जांच कर पाएंगे। बिल्कुल जांच पाएंगे मनोज। हाँ। मास्टर साहब, आपने तो बिल्कुल सही बात बताई थी। तो ठीक है, चलते हैं। आज जो आपने हमको बताया है वो हम सबको बताएंगे। आप क्या करेंगे? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। डर से नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे। बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है।
सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से ई-लॉट्स ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।